राजा विद्याधर को एक मंत्री की आवश्यकता थी जो बुद्धिमान हो और समय पर उन्हें सही राय दे सके। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश सुनो। आज से ठीक 4 महीने बाद महाराज के लिए अपने खेत की उगी हुई ताजी सब्जी और बुद्धिमत्ता का पात्र लेकर जो कोई अपनी परछाई का पीछा करते राजमहल में आएगा, वो राज्य का मंत्री चुना जाएगा। सुनो सुनो सुनो। पाई पाई जोड़ के मंत्री तो मैं ही बनूंगा। चलो काम शुरू करते हैं। मंत्री जो बनना है। हाँ हाँ चलो। राजमहल में ताजी सब्जियां ले जाने के लिए बाकी सब तो खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन सारंगा की तैयारी उन सब से अलग थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। सारंगा, राजमहल में ताजी सब्जी लेकर जाना है, मिट्टी नहीं। दिन और हफ्ते गुजर गए। आखिर वो सुबह आई जब सभी को अपनी अपनी सब्जियां और फल लेकर राजमहल में जाना था। मंत्री तो मैं ही बनूंगा। सारंगा की तैयारी तो अलग थी ही, उसकी राह भी अलग थी। उड़नका भाई, सारंगा तो उस तरफ से जा रहा है। वो रास्ता तो पहाड़ी से होकर जाता है। वहाँ से जाते जाते आदमी मुरझा जाए, सब्जी क्या खाक ताजी पहुँचेगी। पूरा विजयनगर मंत्री बनना चाहता है? ये रही ताजी सब्जियां। ये तो देखो। और ये भी सब्जियां तो ताजी है, लेकिन अपनी परछाई का पीछा करते हुए भी आना था। ऐलान सुना नहीं था क्या? सबको लगा कि सिर्फ ताजी सब्जियां पहुंचाकर वो मंत्री बन जाएंगे, इसलिए परछाई के साथ वो अपनी अकल भी पीछे छोड़ आए थे। सारंगा बुद्धिमान था। परछाई का पीछा करते आने की शर्त सुनकर ही वो समझ गया था कि महाराज चाहते हैं कि राजमहल के पश्चिमी दरवाजे से आना है, जहां सूरज की रोशनी अंदर आने वाले की पीठ पर पड़ने से उसकी परछाई आगे दिखती है। मुंगी देख, महाराज ने ताजी सब्जी मंगवाई और ये मिट्टी लेकर जा रहा है। इतना बेवकूफ तो ये होगा नहीं। जरूर किसी उपाय से ये ताजी सब्जी राजमहल तक पहुंचाएगा। यानी ये मंत्री बनेगा? नहीं, इसकी सब्जियां लूटकर हम मंत्री बनेंगे, फिर चोरी करने की जरूरत ही नहीं। जो भी सब्जी तुम राजमहल के लिए ले जा रहे हो वो हमारे हवाले कर दो, वरना। जी हुजूर, अभी करता हूँ। ये लीजिए। इसको महाराज के सामने ही खोलना। अगर उसके पहले खोला तो हवा लगी और सब्जियां सड़ी। हाँ हाँ समझ गए। चुंगी और मूंगी सारंगा का दिया हुआ बक्सा लेकर राजमहल पहुंच गए थे। महाराज की जय हो। प्रणाम। वाह, तुम भी अपनी परछाई का पीछा करते आए। लेकिन तुम्हारी सब्जियां कहाँ हैं? होगी तो लाएगा ना महाराज। हाँ?
ताजी सब्जी तो देख लीजिए। मंत्री बनने के बाद मैं ऐसे लोगों से निपट लूंगा जो आपका समय बर्बाद करते हैं। हाँ। ठीक है, पहले तुम्हारी सब्जियां तो देख लें। हाँ? हाँ? चिट्टी, अरे सब्जियां कहाँ गई? प्रणाम स्वीकार हो महाराज। हम चोर हैं, मंत्री बनने के लालच में हमने चोरी की। इसके लिए हमें सजा दी जाए। सैनिकों, डाल दो इन्हें काल कोठरी में। मैंने बताया था ना, सारंगा बुद्धिमान था। अब उसकी बारी थी। तो गांव वाले जो सोच रहे थे कि सारंगा मिट्टी ले जा रहा है, वो दरअसल सिर्फ मिट्टी ही नहीं थी। उसके अंदर सब्जियां और गाजरें भी थी, जो उसने इतने दिनों पहले बैलगाड़ी में ही उगाई थी, ताकि महाराज विद्याधर तक वो ताजी ताजी पहुँचे। बहुत खूब। तुम अवश्य वो पात्र भी लाए होगे जिसमें बुद्धिमत्ता हो। जी महाराज। महाराज, इसमें बुद्धिमत्ता है, मगर आपको बिना मटका तोड़े निकालनी होगी। मटके में सारंगा ने जो कद्दू डाला था, वो खाद पानी से इतने दिनों में मटके जितना बड़ा हो गया। बिना मटका तोड़े वो निकलता ही नहीं। लेकिन उन्होंने सारंगा की और भी परीक्षा लेनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई बहुत खूब है सारंगा। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर दरबार के लिए हमें इन 3 गुड़ियों में से किसी एक का चुनाव करना हो, तो वो कौन सी होगी? मुझे 3 तार चाहिए होंगे महाराज। अवश्य। अरे ये कर क्या रहा है? ये गुड़िया दरबार के लिए श्रेष्ठ है महाराज, क्योंकि अगर कोई राज की बात पहली गुड़िया के कानों में बोली जाएगी, तो वो उसका महत्व समझे बिना उसे दूसरे कान से निकाल देगी। दूसरी गुड़िया के कान में बोली जाएगी तो वो किसी को बोल देगी, लेकिन तीसरी गुड़िया के कान में जो भी बोला जाएगा वो राज राज ही रहेगा। वाह वाह, क्या बात है। बस एक आखिरी प्रश्न। महाराज ने 3 अंगूठी दिखाकर सारंगा से पूछा कि मान लो सारंगा, लाल अंगूठी पहनने वाले को योजना बनाने की ताकत देती है, हरी पहनने वाले को योजना को सामान्य परिस्थिति में अमल करने की ताकत देती है, और नीली अंगूठी पहनने वाले को विकट परिस्थिति में योजना पर अमल करने की ताकत देती है। तो दरबार में किसे कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए? महाराज, लाल अंगूठी आपको पहननी चाहिए, क्योंकि योजना राजा बनाता है। हरी अंगूठी आपके मंत्री के लिए होनी चाहिए, ताकि वो सामान्य परिस्थिति में योजना पर अमल कर सके। और सेनापति जी नीली अंगूठी पहने, ताकि वो किसी भी विकट परिस्थिति में आपकी योजना पर अमल कर सके। वाह, वाकई तुम बुद्धिमान हो सारंगा। महाराज। और इस तरह अपनी सूझबूझ से सारंगा विजयनगर का मंत्री बना, और उसने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए सालों साल काम किया। टेंशन लेने से होगा क्या? हाँ, बिना टेंशन लिए सारंगा ने इम्तिहान की घड़ी में सोच समझकर जवाब दिया। और आपके पास डांस का टैलेंट है, तो किस बात का टेंशन? अब तो मैं बिना टेंशन के परफॉर्म करूंगी। थैंक यू सुधा। प्रणाम महाराज। आओ सारंगा, देखो, राजा हिमा बिंदु ने तुम्हें सम्मानित करने के लिए आमंत्रण भेजा है।
जिस राजा की नजर हमेशा ही विजयनगर के सिंहासन पर रही हो, वो उन्हें सम्मानित करने का आमंत्रण दे। ये बात सारंगा को पच नहीं रही थी। हिमा बिंदु के मंसूबों को सारंगा अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए वो चाहते थे कि जब वो राजा से मिलने अपने सैनिकों के साथ जाएं, तो उनकी टोली में ऐसे भी लोग हों जो चतुर और चालाक हों, और ऐसे ही लोगों को सारंगा भेष बदलकर ढूंढ रहे थे। पकड़ो पकड़ो। चलो ढूंढो उन्हें। वो अंदर तो नहीं गए होंगे? चुंगी, वो आ गए। अंदर चोर नहीं, कुकुर है, कुकुर। जिन चतुर चालाक लोगों की तलाश सारंगा को थी, वो चुंगी मुंगी के रूप में उन्हें मिल गए। सारंगा ने उन्हें अपने साथ जाने वाली टोली में शामिल कर लिया। इस समय राजा हिमाबिंदु का शिविर विजयनगर की सीमाओं के पास ही था, लेकिन उनका विजयनगर को जीतने का कोई भी षड्यंत्र सारंगा की चतुराई के सामने टिक नहीं पाता था। सारंगा के सामने न हमारी राजनीति चलती है, न कूटनीति। बस कुछ पल और महाराज, सारंगा ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। हम उसे ऐसा प्रलोभन देंगे कि वो मना नहीं कर पाएगा। आओ सारंगा, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम महाराज। हमारे राज्य के प्रतिभावान नागरिकों के उपहार स्वीकार करें महाराज। वाह, अद्भुत। हम भी तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं सारंगा। अंदर आ जाओ। आइए सारंगा, आइए। ये रहा आपका उपहार। महाराज, ये क्या है? हम तुम्हें विजयनगर का राजा घोषित करते हैं। नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, परंतु इस मुकुट का हकदार मैं नहीं, राजा विद्याधर है। सारंगा को अपनी तरफ करने के लिए राजा हिमाबिंदु ने उन्हें हर तरह का लालच दिया। ये लो सारंगा। नहीं महाराज। और दिखाओ। इतनी अकूट संपत्ति देखकर भी सारंगा अपने महाराज से गद्दारी करने को राजी नहीं हुए। गुस्से में आकर महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। डाल दो इसे लोहे की सलाखों के पीछे। अपने मंत्री की ये हालत देख सभी समझ गए कि वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जिससे बचने का एक ही उपाय था। सुना है महारानी को हर तरह की शॉल जमा करने का शौक है। अगर हम उन्हें भेंट में शॉल देकर खुश कर दें, तो बदले में मंत्री जी को छोड़ने का अनुरोध कर सकते हैं। हाँ, तो शॉल देकर छुड़वा देते हैं मंत्री जी को। शॉल ही तो नहीं है, एक ही थी, वो महाराज को उपहार में दे दी। यहाँ जब तक बहस चली, तब तक तो चुंगी मुंगी अपने काम में लग चुके थे। आवाज तो यहीं से आ रही थी। उधर देखते हैं।
जैसा सोचा था वही हुआ। शॉल चुंगी मुंगी से मन्नू के हाथ में लगी और फिर महारानी के। वाह, ऐसी मुलायम और नर्म शॉल तो मैंने आज तक नहीं देखी। बोलो, क्या कीमत है इसकी? मन्नू ने शॉल के बदले अपने मंत्री की रिहाई मांग ली। हाँ, अच्छा ठीक है। रात को जब राजा महारानी के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर चुके थे, तभी मैं क्या कह रही हूँ, उन्हें छोड़ दो ना। कल बात करते हैं। सुनो तो, उन्हें छोड़ ही देते हैं। अच्छा ठीक है। सुबह होते ही मंत्री सारंगा को बाइज्जत रिहा किया जाए। क्या? देखिए, ये महाराज का आदेश है। जी। लेकिन यहाँ एक समस्या और थी। उन्हें सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकल लेना था, क्योंकि सुबह होते ही उनका ये राज खुल जाता कि जिस शॉल को देकर उन्होंने सारंगा को छुड़वाया है, वो शॉल तो महाराज के उपहार की थी। ऐसे कठिन समय में मुंगी को एक युक्ति सूझी। उसने रात को दिन बना दिया। आज बड़ी जल्दी सुबह हो गई। मुर्गी की आवाज से सिर्फ सैनिक ही नहीं, राजा हिमा बिंदु की भी नींद खुल गई। सुबह होकर मुर्गे ने बांग भी दे दी। अब तो मंत्री जी को छोड़िए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सैनिकों, मंत्री को किसने रिहा किया? आप ही का तो आदेश था महाराज कि उन्हें सुबह होते ही रिहा कर दिया जाए। परंतु अभी सुबह हुई कहाँ है? हाँ? 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 पकड़ो उन्हें। अरे इस तरफ ही तो आते देखा था उन्हें, कहाँ गए? जल्दी से ढूंढो उन्हें, कहीं भागने न पाए। शेर! हाँ? अरे भागो, राजा आ गया। पकड़ो उन्हें। अभी हंसी तुम्हारे किसी काम की नहीं सारंगा। अपने चारों तरफ तो देखिए महाराज, आप विजयनगर की सीमा पर हैं। एक कदम और लेने से पहले सोच लीजिए, मैं सीमाओं का उल्लंघन करने के अपराध में आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। और इस तरह से सारंगा और चुंगी मुंगी ने राजा का षड्यंत्र विफल किया। इस साल विजयनगर में कड़ाके की ठंड पड़ी थी। ठंड के मारे सबका बुरा हाल था। लगता है अगले 5 साल की ठंडी इसी साल पड़ जाएगी। शुद्ध घी में नकली घी मिला के मुनाफा कमाना तो कोई उड़नका से सीखे। ये क्या कर रहे हैं सरकार? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरा सारा घी गिरा दिया पाई पाई तोड़ के, और कहते हो कुछ नहीं किया। अब इसे साफ कौन करेगा? पर मैं तो। अब मुंह चलाना बंद करो और हाथ चलाओ। ग्राहक आने का समय हो गया है। दुकान की ऐसी स्थिति देखकर अगर ग्राहक बाहर से ही लौट गए तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा पाई पाई जोड़ के।
उडांका के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ आ गए और उन्हीं में से एक महामंत्री सारंगा भी था। उडांका जितना चतुर और धूर्त था, सारंगा उतना ही बुद्धिमान, जो अपने सही न्याय के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। कपड़ा लो और अच्छे से साफ करो पाई पाई जोड़ के। कपड़ा वो कहाँ से लाऊं? ये क्या पहना है? कुर्ता? तो कुर्ता उतार के उसे साफ करो। पर मेरे पास ये एक ही कुर्ता है, फिर मैं क्या पहनूंगा? वो सब मुझे नहीं पता, अब जल्दी करो, अगर मेरा थोड़ा भी नुकसान हुआ तो देख लेना। जब उडांका ने रमन को अपने एकमात्र कुर्ते से सफाई करने को बोला, तो सारंगा ने उडांका को सबक सिखाने की सोची और वो आगे आया। रुको। महामंत्री जी, आप? तुम ठीक कह रहे हो उडांका, गलती रमन की है। इसने तुम्हारा नुकसान किया है और इसको सफाई करके इसकी भरपाई करनी ही होगी। महामंत्री की जय हो। मैं भी यही कह रहा था पाई पाई जोड़ के। रुको, अभी मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। रमन अपना कुर्ता उतार के सफाई जरूर करेगा, पर तुम्हें भी इसके जाने के बाद इसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मतलब मैं तब से तुम्हारी बात सुन रहा था कि कैसे तुम तब से रमन को अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया बोल रहे हो, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। वैसे ही अगर अपने कपड़े खोलने से रमन को ठंड लग गई और अगर ये बीमार हो गया और भगवान ना करे अगर इसे कुछ हो गया, तो इसके परिवार का क्या होगा? अपने परिवार में बस यही एक कमाने वाला है। मगर मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। अब अगर मगर छोड़ो उडंका, ये बताओ रमन से दुकान की सफाई करवानी है या नहीं? चलो चलो रमन, अपना कुर्ता उतारो और उडंका की इच्छा पूरी कर दो, वरना अगर इसका नुकसान हो गया तो। नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। रमन, गलती मेरी ही थी। तुम जाओ 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 जाओ, सफाई मैं खुद कर लूंगा। अच्छा, वैसे क्या गिराया है इसने? घी है। ये तो नकली है। तुम राज्य में नकली घी का व्यापार करते हो? महामंत्री, ये हमेशा हमें मिलावटी सामान बेचता है। अब समझा, मैं इसी की मिलावटी घी के कारण बीमार पड़ा था। मैं भी, मेरा परिवार भी। उडंका, तुमने मिलावटी घी बेचकर घोर अपराध किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे न्याय विद्या के अनुसार तुम्हें इसकी 3 सजाएं मिलनी चाहिए। क्षमा महामंत्री, मैंने तो सुना था कि आपका न्याय कभी गलत नहीं होता, पर ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक गलती की 3 सजा, ये कैसा न्याय हुआ? ठीक है, सजा तो तुम्हें मिलके ही रहेगी, पर तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम 3 सजा में से 1 सजा चुन सकते हो। कौन सी 3 सजा? या तो तुम अपने दुकान में रखा ये सारा घी खुद पियो, या तो 100 कोड़े खाओ, और वो भी नहीं तो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के उन लोगों को देने होंगे जो तुम्हारे मिलावटी घी के कारण बीमार पड़े हैं। अब बताओ, कौन सी सजा स्वीकार है? कोड़े खाना तो उडांका के बस की बात थी नहीं, और 1000 सिक्के तो उस कंजूस के लिए बहुत ही ज्यादा थे। बहुत सोच समझकर उसने सोचा कि घी पीना ही सबसे आसान होगा। सजा शुरू की जाए। एक डब्बा घी पीने के बाद ही उडांका की हालत खराब हो गई।
रुक क्यों गए? और जैसे ही उसने दूसरे डब्बे का आधा घी पिया, उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। महामंत्री, मुझसे ये नहीं होगा। आप मुझे कोड़े ही मार लीजिए, पाई पाई जोड़ के। जैसी तुम्हारी इच्छा। सिपाहियों, इसे अंदर ले जाकर कोड़े की सजा दो। उडांका ने कोड़े की सजा स्वीकार तो कर ली, लेकिन उसके नाजुक और आलसी शरीर को बस आराम करने की आदत थी। कोड़े खाना उसके बस की बात नहीं थी। कुछ ही कोड़ों में ही अरे बचाओ पाई पाई जोड़ के। महामंत्री, मुझे क्षमा करो, मैं 1000 सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। ये कोड़े बरसाना बंद कीजिए पाई पाई जोड़ के। इस तरह एक एक करके सारंगा की निर्धारित तीनों सजा उडांका को मिली और प्रजा को न्याय मिला। सब सारंगा की जय जयकार करने लगे। और उसके बाद उडांका ने भूल से भी कभी किसी को मिलावटी घी नहीं दिया। अरे ये तो भारी नुकसान हो गया पाई पाई जोड़ के। एक दिन विजयनगर के राजा विद्याधर और उनके मंत्री सारंगा दोनों भेष बदलकर नगर भ्रमण को निकले। महाराज महाराज महाराज, आपको किसी ने पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे वो सब छोड़ो, अपने आसपास तो देखो, लोग कितने खुश हैं। अरे आया है भर के पानी जहाज। अरे ले लो भैया आलू और प्याज। जब हम अपनी प्रजा को खुशहाल और आनंदित देखते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता है। देखो सारंग, ऐसा एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा जो खुश ना हो। महाराज क्षमा कीजिए, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति संतुष्ट है वही खुश है। अब वास्तव में कितने लोग संतुष्ट हैं, इसकी तो पड़ताल करनी पड़ेगी ना। अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास एक योजना है महाराज। हमारे लिए ये जानकारी आवश्यक है कि क्या आप लोग वास्तव में खुश हैं या नहीं। क्या हमारे राज्य में आपकी सारी जरूरतें पूरी हो पा रही हैं या नहीं। यहाँ उपस्थित लोगों में से कोई है जो खुश ना हो। मैं तो इतना आनंदित हूँ महाराज कि व्यापार करने के लिए भी बाहर जाने की इच्छा नहीं होती पाई पाई जोड़ के। हमारी रसोई हमेशा अन्न से भरी रहती है। हमें और क्या चाहिए महाराज। हाँ, हमारा व्यापार, हमारा कारोबार, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम सब खुश हैं। अच्छी बात है मंत्री जी। महाराज महाराज, आपकी बातें सुनकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, जिसकी खुशी में राज्य के सभी सुखी लोगों के लिए कल शाही बागीचा खोल दिया जाएगा। वहाँ बहुत सारे दुर्लभ फल फूल हैं जो आप खा भी सकते हैं या थैले में भरकर ले जा भी सकते हैं। शाही बागीचा, जो कि राजा का सबसे प्रिय और खास बागीचा था, जहाँ पर राजा ने देश विदेश से फल फूल मंगवाकर यहाँ लगवाए थे। आप सब बगीचे का आनंद ले लीजिए। बगीचे के पिछले वाले द्वार पर महाराज आप सबसे भेंट करेंगे हैं? अरे वाह, कितने अच्छे और रसीले फल हैं। अद्भुत, ये बगीचा तो किसी दूसरे लोक का प्रतीत होता है। अरे तुम लोग बातों में ही समय गवाते रहो। मैं तो चला अपना थैला भरने पाई पाई जोड़ के।
अरे धक्का क्यों मार रहे हो? मुझे भी तो लेने दो। मुझे भी चाहिए। ये मेरा है। अभी तो आधे ही बगीचे की सैर की है और थैला भर भी लिया। ऐसे सुंदर और रसीले फलों से बेहतर और क्या हो सकता है? थोड़ा आगे जाकर तो देखिए। ये बगीचा अंदर से इतना विशाल होगा, सोचा नहीं था। सुनहरे फल, अद्भुत। अरे वाह, हीरे मोती जड़ित फूल, ये बगीचा तो सच में शाही निकला। इन्हें पाकर तो मैं अमीर बन जाऊंगा पाई पाई जोड़ के। अरे यही सब तोड़ लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा पाई पाई जोड़ के? अरे देखो महाराज, हीरे मोती कहाँ गए? सुनहरे फल। अरे इसे रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इन्हें निकाल लेता हूँ। अरे छोड़ो। ये मेरा है, ये मेरा है। छोड़ो इसे। ये मुझे भी चाहिए। अगर आपका मन और थैला भर गया हो तो चलें। महाराज हम सब का दूसरे द्वार पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ चलिए मंत्री जी। थोड़े और लेने चाहिए थे। हाँ हाँ सही कहा। महाराज की जय हो। जाइए जाइए, उस पार महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। इतनी तेज धार, इनको पार करेंगे कैसे? और करेंगे नहीं तो महाराज तक पहुंचेंगे कैसे? अरे तुम लोग भी ना इसे ऐसे पार करेंगे और कैसे? कोई बचाओ! अरे मैं डूब रहा हूँ, पानी बहुत गहरा है। थैला छोड़ो, वरना पानी के साथ साथ तुम भी बह जाओगे। नहीं नहीं, ये थैला मैं नहीं छोड़ने वाला। अरे छोड़ दो। बचाओ! मेरे सुनहरे फल, सारी मेहनत गई पानी में। शीघ्रता करें, महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका प्रवाह तो बहुत ही खतरनाक है। नहीं गए तो महाराज नाराज हो जाएंगे, और गए तो सुनहरे फल समेत हम भी पानी में डूब जाएंगे। अब करें भी तो क्या करें? अरे मूर्ख, ये क्या किया? सुनहरे फल पानी में ही छोड़ दिए। अगर उस पार राजा जी से मिलना है तो लगता है ये थैला यहीं पर छोड़ना होगा। क्या क्या सोचा था और क्या हो गया पाई पाई जोड़ के? चलो मेरे फल। हाथ तो आया पर मुंह को ना लगा।
कल जो लोग संतुष्ट और खुश होने की बात कर रहे थे, उन्हें सुनहरे फल के लालच में देखकर महाराज दुखी होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक आदमी था जो खुश दिख रहा था। उसे देख राजा हैरान हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। इतनी दौलत हाथ से निकलने का तुम्हें दुख नहीं है? दुख क्यों महाराज? आपने अपने शाही बगीचे में हमें सैर करने का मौका दिया। ये तो हमारे लिए खुशी और सम्मान की बात है। वैसे भी मैंने तो सुनहरे फल लिए ही नहीं, मैंने तो पेट भर के रसीले फल खाए और कुछ अपनी बिटिया के लिए रख लिए थे, जिसे तैरने से पहले छोड़ आना पड़ा। महाराज, इसीलिए जो संतुष्ट है वही असल मायने में खुश हैं। बहुत खूब सारंगा, शाबाश। बाकी लोगों को भी तुमसे ये सीखना चाहिए। और हाँ, ये रहे शाही बागीचे के स्वादिष्ट फल तुम्हारी बेटी के लिए। धन्यवाद महाराज। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.